हाँ बच्चों, अपने लास्ट पार्ट में हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे क्वेश्चंस कर लिए, तो कई सारे क्वेश्चंस हमने वहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए। अभी जो अपना अगला टर्म आएगा वो आएगा यहाँ पे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो, उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसमें जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो। ठीक है, तो पहले एक बार हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं। लगाओ हेडिंग लगाओ। एम्पिरिकल फॉर्मूला। बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला आखिर में होता क्या है, जान ले, समझते हैं। देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है, एग्जाम्पल पहले मैं समझाऊंगा ताकि डेफिनेशन लिखना आपके लिए आसान हो जाए। जैसे मान लो हमने ग्लूकोज लिया C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज ले लिया। ग्लूकोज में 3 एटम है, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन 6 बार आया है, हाइड्रोजन 12 बार आया, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 बार आया। इनको सिंपलेस्ट रेशियो में निकालो, 6 से उड़ा दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, उसे ही हम लिख सकते हैं CH2O, इस तरीके से। तो ये जो CH2 आया है, इसमें जो भी एलिमेंट हैं उनको हमने उनके सबसे सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट हमने किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। सो ये हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कोई भी कंपाउंड, जिस कंपाउंड को हम उसके जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, लिखो, डेफिनेशन लिख दो इसका। when elements present in a compound, when elements present in a compound are represented in their simplest ratio, are represented in their simplest ratio, then THN, then empirical formula is obtained, then empirical formula is obtained। तो हमें empirical formula जो है वो मिल जाता है, empirical formula is obtained। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। और यहाँ तक नोट करने के बाद में एक बात मैं समझाना चाहूँगा, इसका जो मोलिकुलर वेट होगा 180। ऐसे अगर मैं CH2O की बात करता हूँ, इसका मोलिकुलर वेट की बजाय हम लोग वर्ड काम में लेंगे फॉर्मूला वेट। कितना आएगा? यह आएगा 30। मॉलिक्यूलर वेट 180 और फॉर्मूला वेट इसका 30। कोई बात नहीं बच्चों, ओके। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये लिखा जा सकता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और यहां पे उसका एक्स टाइम। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम 2 टाइम 3 टाइम्स वापस इंक्रीज करते हैं, उनको किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपलेस्ट रेशियो को, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो x है वो कैसे निकालेंगे बच्चों? x निकालने के लिए ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड में एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। जैसे ग्लूकोज वाले केस में जो आया है वो कितना आया है? इन केस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के केस में जो हमारा x आएगा वो आएगा 180 डिवाइड में, देखो ये 180 है और ये 30 है, कितना आ गया? 6 आ गया। और बात भी तो सही है, देखो C6H12O6 इक्वल्स टू हो जाएगा CH2O का होल 6, उसको 6 लगा तो वापस से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे करेंगे अभी हम लोग बात करने वाले हैं, प्लीज यहां तक नोट कर लीजिए सब लोग।
लिखो, इन ए कार्बनिक इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड in an organic compound 40% carbon, 6.66% hydrogen and remaining is oxygen full stop, लगा दिया. If vapor density of the compound is 330, then find out empirical and molecular formula of the compound. देखो कैसे हम लोग फाइंड यहाँ पे करने वाले हैं. बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने का अपना एक मेथड है, एक स्टैंडर्ड मेथड है, और वो कैसे यूज करेंगे देखो समझोगे. हमारे को जो परसेंट दिया उसको लिखो. कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6%. अब ऑक्सीजन का निकालना है तो 100 में से 6 प्लस में सॉरी हाँ जी, तो 100 माइनस में हम यहाँ पे लगा देंगे 6.66 प्लस में 40, तो ये हमें मिल जाएगा 53.34%. ये हमें यहाँ पे मिलने वाला है. तो यहाँ जो ऑक्सीजन होगा दैट इज 53.33%. ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. ऐसा हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं. जो अगला स्टेप होगा हमारा वो ये रहेगा कि हम इनके मोल्स निकालेंगे. देखो जो भी परसेंट दिया है उनमें उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करो. स्टेप नंबर 1. इस स्टेप में हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स. To find out number of moles. कार्बन हाइड्रोजन वाले में 6.6 डिवाइड में 1, ऑक्सीजन वाले केस में 53.34 डिवाइड में 16. ये हमें देगा 3.33, ये हमें देगा 6.66, ये हमें देगा 3.33. ये इनके एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स आ गए. किसके? कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के. ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इनके हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मिल चुके हैं. नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे इसके मिल चुके हैं. अब नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद में एम्पिरिकल फॉर्मूले का नियम यही होता है. क्या होता है कि हम लोग उसमें सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं. भाई इसके 3.3 है, उससे इसके मोल डबल है यार, तो डबल है तो सबसे सिंपल रेशियो निकालो. और रेशियो निकालने का मतलब ये है इन सभी नंबर में सबसे छोटे नंबर को चूज कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2, ये जो हम फाइंड कर रहे हैं ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. 3.33 डिवाइड में 3.33 इक्वल्स टू 1, 6.66 डिवाइड में 3.33 इक्वल्स टू 2, 3.33 डिवाइड में 3.33 इक्वल्स टू 1. तो कार्बन एक बार आ गया, हाइड्रोजन 2 बार आ गया, ऑक्सीजन यहाँ पे एक बार आ गया सबसे. अब यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शनल नहीं है. दैट मीन्स जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हमें मिल चुका है. ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आएगा वो आ गया C1H21, मतलब उसे हम लिख सकते हैं CH2. इसका जो फॉर्मूला वेट आएगा वो आ जाएगा 30, फॉर्मूला वेट आ जाएगा 30. ओके बच्चों, चलो गुड. तो फॉर्मूला वेट हमें यहाँ पे 30 मिल जाएगा. फॉर्मूला वेट हमें यहाँ पे 30 मिल जाएगा. देखो अगर हमें मोलिकुलर वेट निकालना है, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, तो फॉर्मूला लगा दो 2 मल्टीप्लाई में वेपर डेंसिटी. और जहां तक मुझे ध्यान है वेपर डेंसिटी मैंने आपको 30 बता दिया. ठीक है ना, कि जो कंपाउंड है उसका वेपर डेंसिटी कितना है 30. ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया गया. वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 30, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया. ठीक है, तो मोलिकुलर वेट होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी. आज की क्लास में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था
तो 2 इंटू 30 कितना हो गया 60। अब अपन को मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए अपन को एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एक्स होता है मोलिकुलर वेट डिवाइड में इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कई बार थोड़ा छोटा लिखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सेंटेंस को 2 बार बोल के चल रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम थोड़ा जल्दी में लिख देते हैं, लेकिन वो सेंटेंस आपको 2 बार बोला जा रहा है। अब 12th पास बच्चे से इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि चीज़ों को थोड़ा सा सीखे, क्योंकि कुछ टाइम बाद में आप किसी एक अच्छे कॉलेज में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे कोई भी और अपना यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ने वाले हैं। और वहाँ टीचर्स बिल्कुल एक मोमेंट के लिए भी नहीं सोचते कि आपने लिखा नहीं लिखा, समझ में आया नहीं, मैटर नहीं करता। तो थोड़े से अपने लेवल पे आप इंडिपेंडेंट भी बनो कि चीज़ को बोर्ड से सुन लिया मतलब आपको लिख लेना है, ठीक है। क्लास में टीचर का पढ़ाने का जो वे होता है इन कॉलेज टोटली डिफरेंट होता है। वो आके बोर्ड पे लिखता जाएगा, पढ़ा देगा, फिर उसको कोई मतलब नहीं नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, और हम बार बार कहते रहते हैं कि बनाओ लिखो देखो ऐसा हुआ ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। कॉलेज में सिंपली आएंगे ऐसा ऐसा होता है ऐसा ऐसा होता है, आप लिखते जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख रहे तो आपकी प्रॉब्लम। तो थोड़े से मजबूत भी बनो, ठीक है। जो सेंटेंस कहीं भी कुछ थोड़ा सा लिखने में साफ नहीं हो, हालांकि मैं ध्यान रख के चलता हूँ पूरा, तो उसको कहीं ना कहीं आप सुन के उस चीज़ को लिखने की कोशिश करें। तो बच्चों ये बन जाएगा 60 डिवाइड में 30, मतलब ये आ गया 2। तो यहां से जो मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा CH2O का डबल करो, C2H4O2, एक तरीके से एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आंसर अपना ये हो जाएगा C2H4O2। आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा C2H4O2, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड को रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखो, कोई भी 2 डिफरेंट कंपाउंड के इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम ही कंपाउंड होगा, नहीं, 2 डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं और उनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आ सकता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, एक क्वेश्चन तो मोर कराऊंगा कंफर्म यहाँ पे। तो ये अपने एक बोर्ड डिटेल पार्ट होगा क्वेश्चन का। हाँ जी, वन मोर क्वेश्चन लिखो। इन ए हाइड्रोकार्बन 1 ग्राम हाइड्रोजन is present with 10.5 gram of carbon. 10.5 gram of carbon, then find out 10.5 gram of carbon, then find out empirical formula of the hydrocarbon. Find out empirical formula of the hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन का empirical formula हमें बताना है क्या होने वाला है। ओके, देखते हैं। देखो, कार्बन जो है वो हमारे पास 10.5 ग्राम दिया है और जो हाइड्रोजन दिया है दैट इज 1 ग्राम। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले कार्बन का अपन को 10.5 दिया, उसमें आप 12 से डिवाइड करो या 1 में 1 से डिवाइड करो। इसको डिवाइड करके नो डाउट आप 0.87 ऐसा कुछ लिखने वाले, लेकिन मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि ऐसा इसको अवॉइड करें। कैसे? क्योंकि ये नंबर छोटा है, उस नंबर से वापस डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 में डिवाइड करोगे इस नंबर से, तो आपको क्या मिलेगा 1/0.87। उसको डिवाइड कैसे कर पाओगे? 100/87 कैसे करोगे? उसको 1.25 ऐसे कुछ आने वाला, कैसे करोगे? मामला डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस चीज़ के लिए आप एक काम करो, 10.5 को 105 लिख दो, डिवाइड में 120 लिख दो, बात दोनों सेम है। लेकिन एक क्वेश्चन ये होता है, कॉमन क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन, सर मुझे कैसे आइडिया लगे मैं इसको ऐसे लिखूँ। मैं यही तो बोल रहा हूँ, जब भी आपको डिवाइड करने पर कोई अनयूजुअल नंबर मिले तो आप जरूर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यहाँ कुछ आपके लिए रास्ता अलग तरीके से खुलने वाला है, रास्ता अलग तरीके से खुलने वाला है। तभी तो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। मैं आपको थ्योरेटिकली या वर्बली बात कह के चल सकता था, लेकिन मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब ऐसी चीज़ भी तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ अपन को ऐसे भी डील करना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7 डिवाइड में 8। ये नंबर छोटा है, इससे वापस डिवाइड करोगे तो कार्बन वाले केस में तो आ जाएगा 1, हाइड्रोजन वाले केस में आ जाएगा 1 डिवाइड में 7 डिवाइड में 8, मतलब 8 डिवाइड में 7। ये तो 1 है और ये 8/7 है, ठीक है। ये 1 है और ये 8/7 है।
इनमें से ये न, अब छोटा बड़े का रोल नहीं है क्योंकि डिवाइड कर लिया आपने, इसको पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करो ताकि हम लोग इनको इंटीजर बना सके। ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो आएगा, कार्बन 7 आ गया, हाइड्रोजन अपना 8, ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, प्लीज नोट इट। हाँ जी, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि जो हमारा कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड का एनालाइज करना, उसको उसमें जो भी एलिमेंट्स है उनका परसेंटेज फाइंड करना। मोस्टली वी विल डील विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। परसेंट डिटर्मिनेशन ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, सो वी हैविंग 3 मेथड्स हियर। और पहला मेथड जो होगा वो कार्बन हाइड्रोजन का होगा, दूसरा मेथड अपना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस का होगा, एंड द लास्ट मेथड फॉर नाइट्रोजन। एक एक करके समझते हैं। पहले समझो लीबिग मेथड नंबर 1 पे। लीबिग मेथड, ये मेथड काम आता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंट निकालने में। ये मेथड काम आता है कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंट फाइंड करने में। यू गेटिंग माय पॉइंट? कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंट फाइंड करने में काम आता है। चलो देखते हैं। देखो, जो हमारे को दिया गया कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन भी होगा। इसका हमने W ग्राम ले लिया बच्चों। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम CuO की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये हमें देता है CO2 साथ में H2। लेट X ग्राम हमें CO2 मिला है एंड Y ग्राम हमें H2O मिला है। अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो X ग्राम है, अमाउंट ऑफ H2O जो है दैट इज Y ग्राम। CO2 का मास X ग्राम है, H2O का मास यहाँ पे Y ग्राम है। क्लियर है? चलो अब देखो परसेंट कैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। हाउ टू फाइंड परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, देखो तो बच्चों जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, एक बात वेरी इंपॉर्टेंट ढंग से सुन लो, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये लगभग टोटल 7 हो गए। उन 7 में मेथड का 95% पार्ट सेम है। एक समझ लो, बिल्कुल वही डर्रा सब में लगने वाला है। समझ लोगे तो एक ही काफ़ी है, नहीं तो फिर 7 भी ज़्यादा है। 7 भी समझ में नहीं आएंगे। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैथ्स लगा लेना होता है अपन को, सेम कॉन्सेप्ट सब में लगता है। तो बच्चों देखो, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, वो कार्बन क्या करेगा, O2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CO2। एक मोल से मिलकर 1 मोल CO2 बनाएगा। 1 मोल का मतलब 12 ग्राम, ऑक्सीजन से मिलकर 44 ग्राम CO2 बनाते हैं। तो मैं कह सकता हूं इफ 44 ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड, तो कार्बन कितना, 44 ग्राम CO2 मिला तो कार्बन वहां 12 था, या 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 44 बना मतलब कार्बन वहां 12 था। 44 ग्राम CO2 मिलने के कार्बन वहां पे कितना था, 12 ग्राम। ओके बच्चों, इफ 1 ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड देन कार्बन हो जाएगा 12 डिवाइड में 44। अगर हमें 1 ग्राम CO2 मिलता है तो कार्बन हो गया 12.44। CO2 जो मिल रहा है वो हमें x ग्राम मिला है। इफ x ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड
देन कार्बन होगा 12 डिवाइड में 44 मल्टीप्लाई में x, इतना ग्राम आने वाला। ठीक है बच्चों, चलो अब कार्बन का हमें अमाउंट पता चल गया, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस x जो होता है वो एग्जाम में दिया होता है, इसके बेसिस पे हमने निकाल लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना ग्राम कार्बन प्रेजेंट है बच्चों। तो यहाँ परसेंट कार्बन निकालना चाहते हो तो 12 डिवाइड में 44 मल्टीप्लाई में x, ये तो कार्बन है, डिवाइड में W इंटू 100 लगा दो। परसेंट कार्बन जो आने वाला है ये 12 डिवाइड में 44 मल्टीप्लाई में x डिवाइड में W इंटू 12 डिवाइड में 44 इंटू एक्स डिवाइड में W इंटू 100, ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा परसेंटेज कार्बन का। ऐसे ही परसेंट हाइड्रोजन देखना एक बार आप कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं बच्चों, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाएगा H2O आधा, इसका एक मोल बनाता है, मतलब इसका 2 ग्राम 18 ग्राम बनाता है। अब ध्यान से सुनना, 18 ग्राम H2O मिलने का मतलब कार्बन कितना है, 2 ग्राम। 1 ग्राम मिलने का मतलब हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 डिवाइड में 18, इसका मिला कितना बच्चों, y ग्राम। तो y ग्राम मिलने का मतलब हाइड्रोजन हो गया मल्टीप्लाई में y। ये कहाँ से आया, 100% इसी का कॉपी है। 18 ग्राम H2 मतलब हाइड्रोजन 2, 1 मतलब 2 डिवाइड में 18, y मतलब 2 18 मल्टीप्लाई में y। मैंने बोला ना 99% कॉपी, 95% कॉपी है। ठीक है, तो परसेंट हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं बच्चों तो आएगा 2 डिवाइड में 18 मल्टीप्लाई में y डिवाइड में W इंटू 100। नीड टू रिमेंबर दिस। ये 2 फॉर्मूलाज याद रख लेने आपको। पूरी कहानी रामायण आप याद करो चाहे नहीं करो, ये वाला पार्ट कोई कंफर्म नहीं करता है। आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो। आप अगर सोचते हो कि मैं रटने की बजाय मैं समझना चाहूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है, डिराइव करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। प्लीज नोट इट। चलते हैं आगे। हाँ जी, उसके बाद में मेथड नंबर 2, दिस इज करियस मेथड। करियस मेथड, वी आर गोइंग टू स्टडी करियस मेथड नाउ। ओके, ये आता है काम अपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस। पहले मैं इन हेलोजन को डिटरमाइन करना चाहूंगा। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया है, तो मान लेते हैं उसमें हेलोजन प्रेजेंट है, इसका हम W ग्राम लेके चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया है उसका W ग्राम जो है वो हम लोग लेके चलते हैं। कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हम लोग AgNO3 के साथ में कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो जो Ag है ना, वो हेलोजन जो भी क्लोरीन, ब्रोमीन इसके साथ मिलके सिल्वर हैलाइड AgX बनाता है। बच्चों ये AgX जो है वो AgCl भी हो सकता है, AgBr भी हो सकता है, AgI भी हो सकता है। ये AgCl भी हो सकता है, AgBr भी हो सकता है और ये AgI भी हो सकता है। ओके, अगर क्लोरीन है तो कैसे निकालेंगे, एक क्लोरीन का समझने के बाद में ब्रोमीन, आयोडीन का हम लोग लगभग उसी का जो है कॉपी करके लिख सकते हैं, मतलब पूरा अपन को नहीं करना होता। देखो भाई, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो क्लोरीन है वो Ag+ के साथ मिलकर क्लोरीन प्लस Ag++ में Cl माइनस दे विल फॉर्म AgCl, AgCl फॉर्म करने वाला है। ओके, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से मिलकर इसका 1 मोल बनाएगा। 1 मोल का मतलब 108 ग्राम।
35.5 से मिलकर 143.5 ग्राम बनाने वाला। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 143.5 ग्राम, क्योंकि हमारे को जो मिलता है वो तुम्हारे को ये मिलता है ना, इसका हमें सपोज x ग्राम मिल चुका है भाई। जो हमें मिलता है वो तो या तो AgCl मिलता है, AgBr मिलता है, AgI मिलता है, ये मिलते हैं हमको। तो उनका वेट हमको दिया होता है क्वेश्चन में, उन्हीं का तो वेट दिया होता है। तो जो 143.5 ग्राम अगर हमें AgCl मिला, इसका मतलब क्लोरीन वहां पे 35.5 था। एक मिलने पर AgCl मिलने पर क्लोरीन जो था वो 35.5 डिवाइड में 143.5 था। एक्चुअल में 1 ग्राम मिलने पे इतना था, x ग्राम AgCl मिलने पे क्लोरीन था, मल्टीप्लाई में x ये लगा दो। मैं फिर कह रहा हूं कि लिपिक मेथड से लगभग 95% कॉपी है, और क्लोरीन से ब्रोमीन 99% कॉपी होगा, आयोडीन भी ऑलमोस्ट 99%, क्योंकि उसमें सिर्फ एटॉमिक मास चेंज होना है। तो यहां बच्चों ये मिल गया क्लोरीन का परसेंट। क्लोरीन निकालना चाहते हो 35.5 डिवाइड में 143.5, और ये मल्टीप्लाई में x डिवाइड में w मल्टीप्लाई में ओके लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ये तो था क्लोरीन का। अगर ब्रोमीन होता है तो देखो ऐसा होगा, Ag प्लस प्लस में Br माइनस से बनेगा AgBr। ओके बच्चों, इसका 108, इसका 80 और इन दोनों का 188। अब क्या करना अपन को, 188 ग्राम AgBr मतलब ब्रोमीन 80, एक मतलब 80 डिवाइड में 188, x मतलब सीधा सा ये, तो ब्रोमीन का जो अमाउंट आ गया वो आ गया 80 डिवाइड में 188 मल्टीप्लाई में x। परसेंट ब्रोमीन निकालना चाहते हो, हाँ कोशिश तो करेंगे यारो। देखो तो ये आएगा 80 डिवाइड में 188 मल्टीप्लाई में x डिवाइड w मल्टीप्लाई में 100। ठीक है। ऐसे ही 3 नंबर पे Ag प्लस प्लस में I माइनस से AgI। ओके 108, इसका 127, 235। तो जो आयोडीन का अमाउंट आ गया वो आएगा 127 डिवाइड में 235 मल्टीप्लाई में x। क्योंकि ये जो हमने x लिखा है ना वो सबका कॉमन लिखा है यार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंट आयोडीन जो होगा 127, 235 x डिवाइड में w इंटू 100। उम्मीद करता हूं यहाँ का पार्ट आपको दिख रहा होगा। देखो अगर थोड़ा बहुत मिसिंग भी हो रहा हो, मैं 2 बार बोलूंगा परसेंट, क्योंकि कई बार सेटिंग थोड़ा सा कैमरे का फोकस क्लोज करते कुछ पार्ट मिसिंग होने लगता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना। परसेंट आयोडीन 127 डिवाइड में 235, ऊपर x डिवाइड में w इंटू 100, 127 डिवाइड में 235 इंटू x डिवाइड में w इंटू 100। ये हमने आयोडीन का लिख दिया बच्चों, ठीक है। सो प्लीज नोट करें इसे, दोनों पूरे पार्ट को। हाँ जी, सल्फर का और क्लोरीन फास्फोरस का भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो सल्फर होता है, उसका हमने W ग्राम लिया, कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम सल्फेट का PPT हमको मिलता है। ये हमें x ग्राम मान लेते हैं, हर जगह हमारा x इसमें स्टैंडर्ड है बच्चों, ठीक है। बेरियम का एटॉमिक मास 137, पूरे का मोलर मास हो जाएगा 233। तो बड़ा ही सिंपल है, 233 ग्राम
बेरियम सल्फेट मिलने का मतलब सल्फर कितना है 32, एक मिलने का मतलब 32 डिवाइड में 233 मिला कितना x मिले। मैंने बोला ना 95% कॉपी होना है बच्चों, तो परसेंट सल्फर आएगा 32 डिवाइड में 233 मल्टीप्लाई में x डिवाइड में w इंटू 100। अब चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, चाहो थोड़ा सा और आगे कर लो, डिपेंड्स ऑन यू, आपकी इच्छा है। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन सल्फर और फॉस्फोरस में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, एक भी क्वेश्चन पैकेज में भी नहीं है। इट्स वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज, कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैं थोड़ा सा इन पे जल्दी ही टाइम कम फोकस करूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है जहाँ फोकस करना बाकी है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फॉस्फोरस है, वही कॉन्सेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ हीट करते हैं तो Mg2P2O7 मिलता है। इसका मोलर मास 222। ठीक है, मान लेते हैं इसका x ग्राम बन गया, तो परसेंट फॉस्फोरस हो जाएगा 62 डिवाइड में 222 मल्टीप्लाई में x डिवाइड में w इंटू 100। प्लीज नोट इट। चलते हैं नाइट्रोजन पे। हाँ जी, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, तीन नंबर पे परसेंट नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन। दो मेथड है, पहला मेथड है ड्यूमास मेथड, ड्यूमास मेथड में हमारे पास जो सब्सटेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका W ग्राम लेते हैं, CO की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमें वही मिलेगा CO2 प्लस में H2O प्लस में N2। तो N2 जो मिला है, मान लो हमें VML मिल गया एट STP। ओके, हमें VML मिल गया N2 का STP बच्चों। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, VML डिवाइड में 22,400, ये तो आ गए मोल्स, मल्टीप्लाई में 28 कर तो मास आ जाएगा। तो ये नाइट्रोजन का मास आ गया। अब एक बात ध्यान से रखना, सुन लेना, नाइट्रोजन यहाँ फ्रीली बन रहा है, किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है। मतलब 2 ग्राम नाइट्रोजन, 2 ग्राम नाइट्रोजन यहाँ भी था। CO2 44 ग्राम मिलता है तो कार्बन 12 ही होता है, लेकिन नाइट्रोजन 2 ग्राम मिलेगा तो नाइट्रोजन यहाँ भी 2 था, क्योंकि ये कोई कंपाउंड में नहीं है, ये NH3 नहीं है, N2O नहीं है, ठीक है, HNO3 नहीं है, सिंपल नाइट्रोजन है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे ये मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, तो परसेंट नाइट्रोजन हो जाएगा VML डिवाइड में 22,400 मल्टीप्लाई में 28, ये नाइट्रोजन है, तो परसेंट का वही फॉर्मूला, उसका डिवाइड में टोटल मल्टीप्लाई में 100। मैं तो बड़े सिंपल तरीके से याद रखता हूँ, उसका डिवाइड में टोटल इंटू 100। एक दाल का मिक्सचर है, उसमें चने की दाल का परसेंट, चने की दाल अपॉन टोटल दाल इंटू 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 100 से, ये हो जाएगा। नोट में 2 बातें लिखाऊंगा मैं, फॉर्मूला लिख लो। ये वॉल्यूम VML में ध्यान रखना, दिया गया वॉल्यूम ml में होता है, ठीक है। सो नोट लगाओ बच्चों। पहला नोट ये है कि अगर अपन को कंडीशंस NTP STP नहीं दिया हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि NTP STP ये रहा, मान लो नहीं दिया हो, कोई बात नहीं यार, P = NRT जिंदा है अपना, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इजी है, सबसे सबका फेवरेट होता है, वो अपन काम में लेंगे। क्या फाइंड करने के लिए, मोल्स और अमाउंट। लिख दो, इफ नोट नंबर 1, इफ volume of nitrogen is not given at NTP or STP, volume of nitrogen is not given at NTP or STP, then ideal gas equation PV equals to nRT is used to find out moles and amount of nitrogen, moles and amount of nitrogen, याद रखें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसा भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसके लिए हम लोग ड्यूमा मेथड काम में ले सकते हैं। लिखो, ड्यूमा मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन नाइट्रोजन, टू डिटरमाइन परसेंट ऑफ नाइट्रोजन
to determine percent of nitrogen in any organic compound. To determine percent of nitrogen in any organic compound. Please note it. अब एक बचता है लास्ट, इसमें जेल्डाल मेथड. के जेल्डाल मेथड. एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो जेल्डाल मेथड है ये लगभग 20 मिनट्स खाता है अगर इसको शुरू से लास्ट तक डिराइव करते हैं. तो कैसे भी करके हम लोग इस समय 20 मिनट्स बिल्कुल भी नहीं लगा सकते. हम 20 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं. तो क्वेश्चंस करेंगे ताकि बारी बहुत सारी चीजें कवर हो जाए. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, सेम कहानी है. वही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका हमने W ग्राम लिया बच्चों, और अल्टीमेटली हमारे को लास्ट में NH3 का सॉल्यूशन मिलता है. थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसका हम लोग टाइट्रेशन करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन. हम लोग यहां टाइट्रेशन करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन. टाइट्रेशन करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन. उस स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी N है और उसका जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो V है. ये फॉर्मूले में कुछ काम आने वाली चीजें जो मैंने आपको बता दी है. ठीक है, ताकि N और V क्या है पता आपको रहे. परसेंट नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, दैट विल बी 1.4 N VML डिवाइड में W. W कंपाउंड है, N नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड है जो अपन टाइट्रेशन में काम में लेते हैं अमोनिया के, V उसका वॉल्यूम है VML. ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें मिल जाता है जेल्डाल मेथड में. ठीक है, एक छोटा सा नोट लगा पॉइंट और लिख दो यहाँ पे बच्चों. थोड़ा सा गहरा पॉइंट है, कई बार मान लो जरूरत पड़ जाए. पॉइंट ये है कि जेल्डाल मेथड हम यूज करते हैं वो तभी करते हैं जब नाइट्रोजन डायरेक्टली कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हो. अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन नाइट्रो एजो इन ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वी कैन नॉट यूज जेल्डाल मेथड, वी कैन यूज ड्यूमा मेथड. लिख दो, जेल्डाल मेथड is only used when nitrogen is directly connected with carbon and hydrogen. If nitrogen is present in organic compound in the form of nitroazoxy, then this method cannot be used. इसके बाद में अपना आधा लेक्चर और रह गया, हाफ एन आवर का. इन दैट लेक्चर अभी हम अटेम्प्ट करेंगे जो अपने क्वेश्चंस हैं वो, साथ में थोड़ा सा फंडामेंटली जो अपने कुछ पार्ट है वो प्लीज नोट करें सर.